के अंदर 4 वॉल्स होते हैं, 4 वॉल्स होते हैं एंड 2 जो है एट्रियो वेंट्रिकुलर वॉल्स है। अब एट्रियो वेंट्रिकुलर वॉल्स अभी लास्ट टाइम हमने पढ़ा था, उसको जल्दी से देखते हैं एक बार। ये जैसे हमारा हार्ट था ऐसे, तो मैंने आपको बताया था इस हार्ट में 4 चैम्बर हो गए ये वाले। इसमें एट्रियो वेंट्रिकुलर का मतलब क्या हुआ, ये देखिए ये दोनों ऊपर वाले जो थे एट्रियम थे और ये नीचे वाले दोनों वेंट्रिकल्स थे। तो एट्रियो वेंट्रिकल वॉल्व कहाँ होंगे, एट्रियो वेंट्रिकुलर वॉल्व होंगे जो एट्रियम और वेंट्रिकल के बीच में होंगे। तो एट्रियो वेंट्रिकुलर वॉल्व कौन से हुए, एक तो ये वाला हुआ, इसका नाम क्या है ट्राइकस्पिड वॉल्व, और एक ये वाला हुआ, इसका नाम क्या है माइट्रल या बाइकस्पिड वॉल्व। ये 2 होते हैं और ये 3 होते हैं, इसलिए इनको एट्रियोवेंट्रिकुलर वॉल्व कहते हैं। ये हाफ मून की शेप में होते हैं। हाफ मून का मतलब इस तरह से कप की, कस्प की शेप में, इससे ऐसा ही होता है हाफ मून, ऐसे करके शेप में होते हैं। तीसरा होता है आपका पल्मनरी वॉल्व। पल्मनरी का मतलब होता है जो हार्ट से निकलकर वॉल्व आपका जब लंग्स में जाता है तब वहां पर जो वॉल्व होता है तो वो पल्मनरी वॉल्व होगा। तो वो पल्मनरी वॉल्व कंट्रोल्स द फ्लो ऑफ ब्लड फ्रॉम द राइट वेंट्रिकल टू द पल्मोनरी आर्टरी। तो ये कहाँ पे हुआ, जैसे अगर आप इस तरह से दोबारा से देखेंगे तो ये आपका राइट वेंट्रिकल कहाँ पे है, ये आपका राइट वेंट्रिकल है। इसके मैंने बताया था जैसे आगे से या पीछे से जो डायग्राम है अभी इसमें भी बता दूंगा। जब हम लंग्स में जा रहे हैं ब्लड, यहाँ से हार्ट से, यहाँ से डीऑक्सीजनेटेड ब्लड जब लंग्स में जा रहा है तो किसके थ्रू जा रहा है, पल्मोनरी आर्टरी के थ्रू जा रहा है। दिस इज द ओनली आर्टरी जो डीऑक्सीजनेटेड ब्लड यानी बिना ऑक्सीजन के ब्लड को लेके जाती है लंग्स में। तो इसमें जो यहाँ पर वॉल्व लगा होता है हार्ट और इसके बीच में, ये वॉल्व कहलाता है पल्मोनरी वॉल्व। इसका काम क्या है कि राइट वेंट्रिकल यानी इस जगह से जब लंग्स की तरफ ब्लड जाएगा तो वो वापस हार्ट में ना आए, इसलिए यहाँ पर एक वॉल्व लगा होता है। ठीक है, जितने भी वॉल्व होते हैं वो बेसिकली एक वर्ड होता है उसका काम करते हैं, स्फिंक्टर का। स्फिंक्टर एक कॉमन वर्ड है जो पूरे बॉडी में हम लोग एक तरह से जैसे एंट्री गेट्स होते हैं ना, वहां पर स्फिंक्टर्स होते हैं। तो यहाँ पर हम हार्ट में उनको वॉल्व कह रहे हैं, अदरवाइज ये भी एक तरह के स्फिंक्टर्स है। स्फिंक्टर का मतलब कि जो वन वे ओपनिंग अलाउ करते हैं, ऐसे दरवाजे, यानी एक तरफ खुल गया ऐसे करके खुला फिर दूसरी तरफ वापस नहीं आने देता फ्लो को। तो ये हर जो भी हमारी पाइपलाइंस बॉडी में है, चाहे वो डाइजेस्टिव सिस्टम की हो, चाहे सांस लेने वाले सिस्टम की हो, चाहे ब्लड की हो, हर सिस्टम में स्फिंक्टर्स लगे होते हैं गेट्स पर। तो वो एक तरफ का फ्लो अलाउ करते हैं, वापसी का अलाउ नहीं करते हैं। तो ये भी हम जब आगे चैप्टर्स पढ़ेंगे डाइजेस्टिव वगैरह तब हम समझ जाएंगे। चौथा इसमें वॉल्व आता है एओर्टिक वॉल्व। एओर्टिक वॉल्व कहाँ पे होगा, जब ये लेफ्ट वेंट्रिकल में से जब ब्लड पूरे बॉडी में जाएगा तो यहाँ पर एओर्टा से जाता है। तो एओर्टा पे यानी यहाँ पर जो गेट लगा होगा, स्फिंक्टर लगा होगा, मैंने अभी बताया, उसको हम एओर्टिक वॉल्व बोलेंगे। इसका भी यही काम है कि वो लेफ्ट वेंट्रिकल में वापसी नहीं आने देता ब्लड को, और यहाँ से 4 गेट पे बन के, पाइप बन के पूरी बॉडी में ब्लड चला जाता है। ये सबको कॉन्सेप्ट पिछली बार मैंने क्लियर कर दिया था। कोई डाउट है इस कॉन्सेप्ट में? नो सर। सबको आई थिंक सर समझ में एक आ बार गया और चला। समझा दीजिए सर। कौन बोला? जी सर, मैं साहिल साहिल। साहिल, हाँ। अच्छा साहिल, क्या समझाऊं इसमें आपको? सर एक बार दोबारा से समझा दीजिए फ्लो सर, थोड़ा सा सिस्टम दोबारा कंफ्यूजन से, है। ठीक है। अभी इसके बाद ब्लड फ्लो आ रहा है, मैं तब बताता हूँ, ठीक है। ठीक है, आगे चलते हैं। वॉल्व्स तो समझ में आ गए ना, अभी दोबारा से अभी एक बार देखोगे तो समझ में आ जाएगा। मैं आपको उसी वाले डायग्राम से समझाता हूँ। पहले एक बार ब्लड फ्लो का, ये जो पूरी चीज है ना, यही है जो आपका सवाल, जो आपका सवाल है वो यहाँ पर पूरा लिखा हुआ है, हिंदी में भी है। अगर मैं हिंदी का शेयर करूंगा आपको तो हिंदी में भी पूरा लिखा होगा, आपको हिंदी के नोट्स में मिलेंगे। तो ये अभी मैं एक्सप्लेन करता हूँ। इसके बाद आता है ब्लड प्रेशर। ब्लड प्रेशर से पहले एक बार मैं आपको जल्दी से यही फ्लो एक्सप्लेन कर देता हूँ, बहुत ईजी है। यहाँ से देखिए जल्दी से देखिए, मैंने बताया था हार्ट के 4 चैम्बर्स होते हैं। जल्दी जल्दी बता रहा हूँ फास्ट, जिसको जहाँ डाउट हो वहीं रोक। ये एक चैम्बर, एक ये चैम्बर है, ऐसे करके 4 चैम्बर्स हैं। ऊपर वाले चैम्बर्स को हम एट्रियम बोलते हैं। ये दोनों जो है एट्रियम है। ये नीचे वाले जो चैम्बर्स हैं इनको हम बोलते हैं वेंट्रिकल्स। ये आपका राइट एट्रियम है, ये लेफ्ट एट्रियम है, ये राइट वेंट्रिकल है, और ये लेफ्ट। ये 4 चैम्बर्स हार्ट में होते हैं। सभी लोग अपना अपना साउंड म्यूट कर लीजिए प्लीज, ताकि डिस्टर्बेंस ना आए। और मैंने बताया था पूरी बॉडी से बिना ऑक्सीजन वाला यानी कि डीऑक्सीजनेटेड ब्लड ऊपर हार्ट से ऊपर वाली बॉडी से सुपीरियर वेना कावा नाम की सबसे बड़ी वेन के थ्रू, जैसे ये सबसे बड़ी वेन है ये रही, इसके थ्रू राइट वेंट्रिकल में आके, सॉरी राइट और एट्रियम में आके गिरता है।
और नीचे से, हार्ट के नीचे से जो बॉडी से आता है वो ये इंफीरियर वेना कावा नाम की सबसे बड़ी वेन, ये रही, इसके थ्रू अंदर आता है राइट एट्रियम में। तो यानी पूरी बॉडी से इस वाली जगह पर सारा ब्लड जो बिना ऑक्सीजन का है वो कलेक्ट हो गया। अब यहाँ से कलेक्ट होने के बाद यहाँ पर जो अभी हम वॉल्व डिस्कस कर रहे थे, ट्राइकस्पिड वॉल्व, 3 कस्प शेप के वॉल्व होते हैं, यानी कि हाफ मून शेप के वॉल्व होते हैं, जो स्फिंक्टर यानी कि ऐसा काम करते हैं, जो एक ही तरफ की ओपनिंग अलाउ करता है, यानी यहाँ से जब ब्लड इस वाले पोर्शन में आएगा तो वापस नहीं जाएगा, ये इंश्योर करने की कोशिश ये वॉल्व करते हैं। जिन लोगों के वॉल्व खराब हो जाते हैं तो डॉक्टर कहता है अब क्या वॉल्व खराब हो गया हार्ट का, इसका मतलब है कि ये जो वॉल्व है वो ढंग से काम नहीं कर रहे हैं और ब्लड वापस जा रहा है अपनी पुरानी जगह पर, तो जिसकी वजह से प्रॉब्लम होती है। और जो भी प्रॉब्लम है वो उसको डॉक्टर फिर सॉल्व कैसे करता है, वॉल्व के लिए स्टैंड्स वगैरह आते हैं या कुछ और भी चीजें होती हैं, तो आपको डिस्कस करनी है, सॉरी डिस्कस नहीं कर रही है। तो इसमें नेक्स्ट जो पार्ट है वो क्या है कि जब यहाँ पर डीऑक्सीजनेटेड ब्लड राइट वेंट्रिकल में आ जाता है, तो राइट वेंट्रिकल से अब जो ब्लड है बिना ऑक्सीजन वाला वो कहाँ जाएगा, वो यहाँ से होता हुआ लंग्स में जाएगा। तो लंग्स में जाने के लिए वैसे तो पूरी बॉडी में वेन्स में बिना ऑक्सीजन का ब्लड ट्रेवल करता है, बट यहाँ से जब जाएगा लंग्स में तो आर्टरी के थ्रू यानी पल्मोनरी आर्टरी के थ्रू जाएगा, लंग्स में चला गया। लंग्स में जाने के बाद कार्बन डाइऑक्साइड जो है वो रिलीज कर देगा, वहां से निकाल देगा, और ऑक्सीजन जो लंग्स ने सांस के थ्रू ली होगी, जो हम नाक से सांस लेते हैं, मुंह से लेते हैं, उस ऑक्सीजन को वापस ब्लड में मिला देगा। ब्लड में मिलने के बाद पल्मोनरी वेन के थ्रू यानी लंग्स की जो वेन है उसके थ्रू इसमें लेफ्ट एट्रियम में ब्लड क्या करेगा, ऑक्सीजन वाला ब्लड इस जगह पे आ जाएगा, थर्ड वाले चैम्बर में, इसमें लेफ्ट एट्रियम में। अब यहाँ पर अब आ गया ऑक्सीजन वाला ब्लड। ये ऑक्सीजन वाला ब्लड 2 गेट यानी 2 इस तरह के वॉल्व यहाँ पे होंगे जिनका नाम है बाइकस्पिड वॉल्व। बाई का मतलब 2 होता है। इन दोनों वॉल्व्स के थ्रू दरवाजे खुलेंगे और यहाँ से वो ऑक्सीजनेटेड ब्लड लास्ट चैम्बर में यानी कि लेफ्ट वेंट्रिकल में आ गया, और इस लास्ट चैम्बर से ब्लड एओर्टिक वॉल्व को क्रॉस करता हुआ एओर्टा से पूरी बॉडी में ऐसे करके 4 पाइपलाइन खुलेंगी, पूरी बॉडी में चला जाएगा। 2 ऊपर जाएंगी, 2 नीचे जाएंगी, और जो ऊपर जा रही है उनमें से एक जो है वो आपकी हार्ट के अंदर ही जाएगी, क्योंकि हार्ट की 3 लेयर्स हमने पढ़ी थी। हार्ट की एक बाहरी लेयर होती है जिसको पेरिकार्डियम बोलते हैं, एक मिडिल लेयर होती है जिसको हम मायोकार्डियम बोलते हैं, और एक अंदरूनी लेयर होती है जिसको हम एंडोकार्डियम बोलते हैं। तो जो मिडिल लेयर होती है हार्ट की, जैसे कि आप ये देख सकते हो, ये हार्ट मान लीजिए हार्ट है फिस्ट की साइज का, तो ऊपर की ये जो स्किन है ये आपकी पेरिकार्डियम है, इसके अंदर वाली जो स्किन है ये आपकी एंडोकार्डियम है, और जो ये बीच में जो स्पेस है मान लो, तो ये स्पेस आपका मायोकार्डियम है। और इसके अंदर क्योंकि हार्ट को भी जिंदा रहने के लिए ऑक्सीजन की जरूरत है, फूड की जरूरत है, क्योंकि हार्ट में भी सेल्स हैं, हार्ट भी सेल्स मसल सेल से बना हुआ है, तो उनको जो फूड या ऑक्सीजन है वो ब्लड ही पहुंचाएगा। तो एक आर्टरी इसमें कहाँ जाती है, हार्ट के अंदर ही जाती है। और जो हार्ट अटैक पड़ता है जब भी, या चेस्ट में पेन होती है, एंजाइना पेक्टोरिस जिसको हम बोलते हैं, तो वो जो अटैक पड़ता है वो इसी आर्टरी के अंदर कोलेस्ट्रॉल जमा हो जाता है, जिसकी वजह से मिडिल लेयर ऑफ द हार्ट को ऑक्सीजन नहीं मिलती और हार्ट अपना काम धीरे 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 करके बंद करना शुरू कर देता है, जिसको हम हार्ट अटैक बोलते हैं। उसी वजह से लेफ्ट साइड पर आपको यहाँ पर चेस्ट से लेफ्ट साइड पे हैंड तक वो पेन जाता है, और वो पेन का जो सिंबल है वो क्या है कि ये हार्ट अटैक पड़ा है और हार्ट काम करना धीरे धीरे बंद कर रहा है। तो फिर उसके लिए जैसे आपने सुना होगा जीभ के नीचे एक दवाई रखते हैं, फिल्मों में भी दिखाते हैं, जल्दी से गोली ले लेते हैं, तो उसका काम क्या होता है, वो डायलेटर होता है। जो दवाई होती है वो क्या करती है, डायलेशन का काम करती है, यानी जो छोटी छोटी पाइपलाइन जिसमें हार्ट को ब्लड पहुंच रहा था उसको थोड़ा चौड़ा कर देती है, पाइप को थोड़ा चौड़ा कर देती है। चौड़ा करने से क्या बेनिफिट मिलता है, मान लो अगर वहां पर कोलेस्ट्रॉल बीच में जमा भी है तब भी थोड़ा सा और स्पेस उसको मिल जाता है, ताकि वो थोड़ा थोड़ा ब्लड उस वाली जगह पर हार्ट की मायोकार्डियम तक पहुंच जाता है और हार्ट के सेल्स मरना बंद कर देते हैं और आदमी रीस्टोर हो जाता है जब तक कि उसका पूरा प्रॉपरली इलाज ना हो जाए। तो ये काम वो करता है। आगे साहिल समझ में? हाँ जी, सभी लोगों को समझ में आया नहीं आया? आ गया सर सर। आ गए। सर मैं एक डाउट था सर, जो वो वॉल डलता है जब किसी का हार्ट में प्रॉब्लम होती है, जो वॉल डलता है वो किस साइड? ओके, यही मैंने अभी आपको बताया कि इसको हम डिस्कस नहीं करेंगे, लेकिन आपने वही सवाल पूछा है। जो ये वॉल्व खराब होंगे तो जहां का वॉल्व खराब होगा वहीं डलेगा। में डलता है सर? जैसे मान लो ट्राइकस्पिड वॉल्व खराब होगा तो ट्राइकस्पिड वॉल्व भी डलेगा ना। जी सर। जैसे यहाँ पर मान लो कोई खराबी, देखो इसके अलावा भी बीमारियां होती हैं, अभी तो वॉल्व की बीमारी है, इसके अलावा आपने सुना होगा बाईपास होता है हार्ट का,
है ना, होता है। इसके अलावा होता है कि किसी के, हमने सुनते हैं फिल्मों में कि किसी के दिल में छेद हो गया, सुनते हैं ना। तो वो एक्चुअल में वो प्रॉब्लम क्या है ना, वो भी मैं अभी आपको समझाऊंगा। 2 या 3 पॉइंट्स, ये चीजें आपकी जिम लाइन से रिलेटेड नहीं है डायरेक्टली, बट ये सुनने से आपको इंटरेस्ट आता है कि अरे हम हार्ट पढ़ रहे हैं, एक मेडिकल का बोरिंग सा चैप्टर पढ़ रहे हैं, तो ये भी अगर हमें समझ में आ जाए कि किसी को बता सकते हैं देखो दिल में छेद होता है तो क्या प्रॉब्लम होती है। तो इसलिए मैं 2-3 पॉइंट्स डिस्कस करता हूँ। देखो दोबारा से एक बार इसको मैं समझाता हूँ, बहुत ईजी है ये। जैसे मैंने फिल्मी हार्ट बनाया है यहाँ पर आपका, इसमें देखो दिल में जो छेद होता है उसकी प्रॉब्लम बताऊंगा, फिर मैं वॉल्व पे आता हूँ। जैसे कि मान लो ये हमारे यहाँ पर बिना ऑक्सीजन का ब्लड था राइट एट्रियम में, और ये लेफ्ट एट्रियम में आपका ऑक्सीजन वाला ब्लड है। इधर राइट वेंट्रिकल में आपका बिना ऑक्सीजन वाला ब्लड है, और लेफ्ट वेंट्रिकल में ऑक्सीजन वाला ब्लड है। यानी ये साइड ऑक्सीजन वाली है, ये बिना ऑक्सीजन वाली है ना। तो अगर मान लो किसी को यहाँ पर छेद हो जाए, ये बीच की दीवार है बेसिकली, बीच में क्या है, एक दीवार है, जैसे ऐसे करके दीवार है, जहां पे मान लो इस तरह से यहाँ पर कोई छेद हो गया, तो हार्ट में अगर यहाँ छेद हो गया तो क्या होगा, बिना ऑक्सीजन वाला ब्लड जो यहाँ आकर लंग्स में जाना चाहिए था, वो डायरेक्टली यहाँ पर ऑक्सीजन वाले ब्लड में मिलना शुरू हो जाएगा। तो ये एक तरह से इस तरह से समझो कि एक बाल्टी में मान लो कलरफुल पानी है, और आप क्या कर रहे हो, उसमें साफ पानी डाल रहे हो, थोड़ी देर बाद वो पानी बाल्टी भर के वो गंदा पानी निकल जाएगा, और ज्यादा साफ पानी, क्योंकि बार बार आपका साफ पानी डाल रहे हो, तो वो पूरी बाल्टी का पानी साफ हो जाएगा। लेकिन अगर कोई और बंदा एक और टूटी चालू कर दे जिसमें गंदा भी पानी आ रहा है, तो वो कभी भी साफ ही नहीं हो पाएगा। तो सेम वे, अगर इसमें ऑक्सीजन वाले ब्लड में मैं यहाँ से बिना ऑक्सीजन वाला ब्लड डाल दूं, तो ये पूरी तरह से ये ऑक्सीजन वाला ब्लड नहीं रहेगा, और यहाँ पर बिना ऑक्सीजन वाला ब्लड आएगा, और यहाँ से फिर जो ब्लड पूरी बॉडी में जाएगा उसमें कुछ ऑक्सीजन होगी कुछ नहीं होगी, यानी हाफ प्योरिटी होगी, हाफ ऑक्सीजन होगी। तो हम जितनी भी सांस ले लें, हमें 50% ही ऑक्सीजन मिलेगी। तो जब 50% ऑक्सीजन मिलेगी तो हमारा काम का जो लेवल है वो भी 50% रह जाएगा, होगा ना। तो इसीलिए फिल्मों में दिखाते हैं, आपने आसपास देखा होगा, अभी हमारे पड़ोस में भी एक बच्चे की डेथ हुई थी, 14 साल की लड़की की, उसके छेद था। तो उसको डॉक्टर्स मना करते थे रनिंग वगैरह के लिए, स्पोर्ट्स एक्टिविटीज के लिए, क्योंकि वो जैसे ही तेज करता था तो हार्ट की पंपिंग बढ़ती थी, ऑक्सीजन की रिक्वायरमेंट बॉडी में बढ़ती थी, सांस तेजी से लेता था, तो ऑक्सीजन उतनी मिलती नहीं थी उसको, तो प्रॉब्लम हो जाती थी उसको। तो यही सेम प्रॉब्लम होती है। तो यहाँ पर भी छेद हो सकता है, मान लो किसी के वॉल्व यहाँ पर है, वॉल्व के साइड में कहीं छेद हो गया तो भी प्रॉब्लम है, कहीं पर भी हो सकती है प्रॉब्लम। एक तो ये है। दूसरी, आप वॉल्व की कह रहे हो, मान लो ये वाले वॉल्व भी खराब हो गए तो क्या होगा। मैंने बताया वॉल्व का काम क्या होता है कि वन साइड ओपनिंग करता है वो, जैसे ही ब्लड दूसरे वाले चैम्बर में गया, फिर वो उसको वापस से गेट को बंद कर देता है कि वापस ना आ जाए। मान लो ये वॉल्व भी खराब हो गया, दरवाजा आपका खराब हो गया, तो ऐसे करके ब्लड गया और ये दरवाजा वापस से बंद नहीं हुआ, फिर दोबारा से ब्लड वापस आ गया। अब सोचो, आपने मेहनत करी, आपके हार्ट ने उसको आगे पहुंचाने की, और वो वापसी आ रहा है, तो आधा काम आपका जो होना था वो डबल काम आपको मेहनत करनी पड़ेगी हार्ट को, हो गया ना। तो ये वॉल्व फिर खराब हो जाता है, तो इसको फिर रिप्लेस करा जाता है। एक और प्रॉब्लम होती है, वॉल्व का समझ आ गया, आई थिंक आपको आ गया होगा। एक और प्रॉब्लम इसमें हो जाती है कि ये मैंने लास्ट टाइम बताया था, कॉन्ट्रैक्शन एंड रिलैक्सेशन पे वर्क करता है, यानी हार्ट जो है वो सिकुड़ता है। जैसे मान लो ये हार्ट है, तो पहले ऊपर वाला एरिया जो है, ये वाला एरिया मान लो, ऊपर के 2 चैम्बर जो है वो सिकुड़ेंगे, गुब्बारे की तरह ऐसे करके सिकुड़ेंगे। तो ऊपर वाले दोनों चैम्बरों से, इस वाले चैम्बर से और इस वाले चैम्बर से जो ब्लड है वो नीचे वाले चैम्बर्स में आ जाएगा, चाहे वो बिना ऑक्सीजन वाला हो चाहे ऑक्सीजन वाला हो, इधर इधर ऑक्सीजन वाला है, इधर बिना ऑक्सीजन वाला हो, ठीक है। तो ऊपर वाले ये दोनों सिकुड़ते हैं, कॉन्ट्रैक्ट होते हैं। वो क्यों कॉन्ट्रैक्ट होते हैं, मैंने बताया था, जो बीच का सेप्टम या दीवार है, इसके अंदर एक इलेक्ट्रिक इंपल्स यानी कि करंट पास होता है। एक नेचुरल पेसमेकर हमारे को बॉडी जो है हमारी बॉडी में होता है, जो एक करंट पास करता है इस वाली जगह पर, ठीक है। ध्यान से देखिए, इस जगह पे करंट पास होगा पहले, तो वो ये दोनों चैम्बर्स को क्या करेगा, कॉन्ट्रैक्ट यानी सिकोड़ेगा, और कॉन्ट्रैक्शन से इसके अंदर, इन 2 गुब्बारों के अंदर भरा हुआ ब्लड तेजी से इन वॉल्स को पार कर कर नीचे वाले चैम्बर्स में आ जाएगा। यानी जबरदस्ती गुब्बारा पिचकाया हमने, उसने वॉल्स को धक्के से खोला, जैसे ही खोला ब्लड उधर चला गया, वापस दरवाजा बंद हो गया। ऐसे करके पूरा दिन ये काम होता रहता है, ऐसे करके दरवाजा खुला, ब्लड गया, वापस से बंद, फिर गया फिर बंद, फिर गया फिर बंद। तो ऐसे करके ये ऊपर वाला कॉन्ट्रैक्शन हो गया। फिर जब ये करंट यहाँ से यहाँ तक आया, यहाँ से आने के बाद जब ये वाले हिस्से में करंट, वही वाला करंट, क्योंकि रुकेगा तो है नहीं रास्ते में, वो तो चलता रहेगा ना, तो यहाँ से आता है फिर इस वाले एरिया में, दूसरे वाले एरिया में जाएगा। तो क्या होगा, ये वाले दोनों चैम्बर्स कॉन्ट्रैक्ट होंगे। तो जब ये वाला चैम्बर कॉन्ट्रैक्ट होगा, तो जो ब्लड इसके अंदर आया था वो सीधा लंग्स में चला जाएगा, और जो इसके अंदर आया था वो पूरी बॉडी में चला जाएगा। ऐसे करके हार्ट परमानेंटली, ऊपर वाले दोनों चैम्बर कॉन्ट्रैक्ट, ये रिलैक्स,
कॉन्ट्रैक्ट रिलैक्स, ये ऐसे करके होते रहते हैं। तो जब ये कॉन्ट्रैक्ट रिलैक्स होते रहते हैं तो जो वॉल्व्स होते हैं वो वॉल्व्स खुलते बंद होते रहते हैं, जिसको हम लोग बोलते हैं, ये जो वॉल्व का साउंड जो होता है दरवाजे खुलने बंद होने का, इसी को धक धक यानी कि लब डब साउंड बोलते हैं, जो मैंने बताया था, जो कि डॉक्टर सुनते हैं आपके चेस्ट पर स्टेथोस्कोप लगाकर। तो यही साउंड जो है वो डॉक्टर सुनते हैं। अगर इस साउंड में कुछ गड़बड़ आती है, मान लो दरवाजा अब आपने देखा होगा आपके घर का दरवाजा नॉर्मली खुल रहा है बिना आवाज के, लेकिन कई बार क्या होता है उसमें से भूत जैसी आवाज आती है, कर ऐसे करके। तो इसका मतलब दरवाजे में ऑयलिंग कम हो गई है या दरवाजा काम नहीं कर रहा है ढंग से, उसके कब्जे खराब हो गए हैं, हिंजेस खराब हो गए। सेम वे ये वॉल्व्स अगर प्रॉपरली बंद नहीं हो रहे हैं, इसका मतलब क्या हुआ कि प्रॉब्लम है वॉल्व के अंदर। प्रॉब्लम है वॉल्व के अंदर, तो डॉक्टर को आवाज में भी फर्क पता लग जाएगा जब वो स्टेथोस्कोप लगाएगा कि हाँ मरमर का साउंड आ रहा है, कुछ और साउंड आ रहा है। बहुत सारे नाम होते हैं इसके। पहले मैं मेडिकल ट्रांसक्रिप्शन फील्ड में था तो मुझे याद भी थे बहुत सारे नाम, अब तो मैं भी भूल गया हूँ। तो ये जो साउंड से वो डॉक्टर पता लगा लेता है कि हार्ट में किस तरह की प्रॉब्लम है। तो ये आपका दूसरा पार्ट हो गया। तो आगे समझ, ये आपको करंट वाला हिस्सा समझ में आया कि कैसे पास होता है नेचुरल पेसमेकर। दोबारा से साफ साफ सिखाता हूँ, इसको हटा देता हूँ, एक बार फिर से देख लीजिए। हार्ट हमारा ये है, इसमें यहाँ पर यहाँ से यहाँ तक करंट पास हुआ पहले, तो इन ये दोनों जो आपके चैम्बर्स थे वो गुब्बारे की तरह सिकुड़ गए, इसमें से ब्लड इधर आ गया, इसमें से ब्लड इधर आ गया। फिर ये करंट आगे तक चला, यहाँ तक आया, यहाँ पे करंट नहीं है, अब करंट यहाँ तक चला गया, तो ये दोनों सिकुड़ गए और इसमें से लंग्स में चला गया, इसमें से पूरी बॉडी में चला गया। फिर ऐसे ही हुआ, फिर ऊपर वाला सिकुड़ा, फिर इधर आया, ऐसे करके ये प्रॉपरली परमानेंटली चलता रहता है प्रोसेस। और ये नेचुरल जो पेसमेकर जो मैं करंट वाली बात बता रहा हूँ, कई लोगों का ये भी खराब हो जाता है। तो आपने सुना होगा कि उसका पेसमेकर काम नहीं कर रहा तो आर्टिफिशियल पेसमेकर लगाया जाता है चेस्ट में कहीं पर एक जगह पे, एक आर्टिफिशियल जो पता नहीं पीतल या कॉपर का लगता है वो लगाया जाता है, जिसकी वजह से आर्टिफिशियली हम करंट देते हैं हार्ट को, ताकि वो ऐसे करके सिकुड़ता और बंद होता रहे। ये जो इसका सिकुड़ना और बंद होना है यही हमें जिंदा रख रहा है। दूसरा जो ब्लड प्रेशर जो टर्म है उसको भी समझ लीजिए, अभी नीचे शायद आती है, मैं एक मिनट बताता हूँ आपको। ब्लड प्रेशर को भी समझने के लिए आपको ये कॉन्ट्रैक्शन रिलैक्सेशन को समझना पड़ेगा। यहाँ पर हमारा ब्लड प्रेशर आएगा, ये रहा। इसको समझाता हूँ मैं कि ब्लड प्रेशर आखिर में होता क्या है। ब्लड प्रेशर को कई लोग समझ नहीं पाते कि भाई क्या है ब्लड प्रेशर, तो इसको आप समझ लीजिए, एक मिनट में आपको समझ में आ जाएगा। जैसे मान लीजिए कोई भी हमारे शरीर की पाइपलाइन है जहां से ब्लड जा रहा है, जो वेन हो गई, आर्टरी होगी, कोई भी है, तो जब ब्लड पाइप में से अंदर से जाता है तो ये जो लिक्विड ब्लड जा रहा है ये इसकी अंदरूनी दीवारों पर प्रेशर डालता है ना प्रेशर। कोई भी पाइप में से आप पानी निकालोगे तो वो पाइप अंदरूनी दीवारों पे तो प्रेशर डालेगा। जब आपका प्रेशर पीछे से पानी का ज्यादा आ रहा होगा तो ज्यादा प्रेशर डालेगा, कम आ रहा होगा तो कम डालेगा, यानी फ्लो ज्यादा होगा तो प्रेशर ज्यादा होगा। तो ये जो प्रेशर है इसको हम ब्लड प्रेशर कहते हैं, पहली बात। दूसरी बात, इसको नोट कैसे करते हैं, यानी इसको चेक कैसे करते हैं। इसकी चेक करने के लिए नॉर्मल ब्लड प्रेशर होता है 120/80 मिलीमीटर्स ऑफ मरकरी। तो ये मिलीमीटर्स ऑफ मरकरी क्या है, ये इसकी यूनिट है। आपने देखा होगा ब्लड प्रेशर का इक्विपमेंट या तो ऐसे होता है पुराने जमाने वाला, जहाँ पर यहाँ पे पारा होता था और उस पे स्केल बना होता है, यहाँ से वो बाजू पे लगा के और उसको फुलाते हैं हम लोग, हवा भरते हैं यहाँ से गोले से, यहाँ से हवा भरते हैं तो ये बाजू फूलती है और यहाँ से वो मीटर रीडिंग करता है और यहाँ से पारा ऊपर चढ़ता जाता है। फिर हम उसको नीचे की तरफ लाते हैं और जहाँ पर वो हिलता है पारा या फिर आवाज आती है साउंड की, तो वहां पर दोनों रीडिंग्स को हम नोट कर लेते हैं। तो ये जो रीडिंग्स है बेसिकली, तो ये जो रीडिंग्स है वो बेसिकली क्या है, 120 का मतलब है सिस्टोलिक रीडिंग। अब सिस्टोलिक का मतलब देखो, सिस्टोलिक प्रेशर है ना, ये सिस्टोलिक प्रेशर कब होता है, जब ऊपर वाले या नीचे वाले जो चैम्बर्स थे वो कॉन्ट्रैक्ट होते हैं। तो अब आप सोचो, मान लो मैं गुब्बारे को जबरदस्ती खींचता हूँ, कॉन्ट्रैक्ट करता हूँ, तो उसमें से प्रेशर से पानी निकलेगा या हल्का उससे निकलेगा, आप बताइए। प्रेशर से निकलेगा सर। तेजी से निकलेगा ना। तो सिस्टोलिक प्रेशर यानी कि जब वो कॉन्ट्रैक्ट हो रहा है तब जो प्रेशर आ रहा है वो सिस्टोलिक है, तभी वो उसकी वैल्यू ज्यादा है, 120 है। यानी ऊपर वाला प्रेशर हमेशा ज्यादा होगा क्योंकि वो कंट्रैक्शन के टाइम पे लिया जाता है, और नीचे वाला प्रेशर को डायस्टोलिक प्रेशर बोलते हैं क्योंकि वो रिलैक्सेशन के टाइम पे लिया जाता है, इसलिए वो हमेशा कम होगा। तो चाहे हाई बीपी हो चाहे लो बीपी हो, ये हमेशा ऊपर वाला प्रेशर हमेशा ज्यादा ही रहेगा और नीचे वाला हमेशा कम ही रहेगा।
ठीक है। तो और ये मिलीमीटर्स ऑफ मरकरी में इसलिए लिया जा रहा है क्योंकि स्केल में मिलीमीटर्स में स्केल है, और मरकरी जो है Hg का मतलब पारा या मरकरी, वो ऊपर की तरफ जा रहा है, इसलिए हम मरकरी से इसको नापते हैं, इसलिए इसकी यूनिटी होती है। सबको समझ में आ गया? ब्लड प्रेशर, अगर कोई पूछता है कि मेरा ब्लड प्रेशर हाई है, तो आप क्या समझोगे कि ब्लड जो है उनकी दीवारों पर ज्यादा प्रेशर मार रहा है, डाल रहा है। अब कैसे डालता है इसको, अब मैं ब्लड प्रेशर का बता रहा था, तो इसका रिलेशन हमारी जिम लाइन से थोड़ा सा मिलाते हैं हल्का सा, जिससे कि कोरिलेशन आपको लगे और इंटरेस्टिंग लगे, समझ में आए कि क्या चीज है। देखिए, जितना ये प्रेशर ज्यादा कब होगा, जब ब्लड ज्यादा होगा, ठीक है। ब्लड अगर किसी का ज्यादा है, मान लो आप, हम एक अप्रोक्सीमेट वैल्यू लेते हैं कि 6 लीटर्स ब्लड है। अब हम कहते हैं सबको कि भैया डिहाइड्रेशन नहीं होना चाहिए, पानी ज्यादा पीना चाहिए, पानी ज्यादा पीना चाहिए, बोलते हैं ना हम लोग। तो जितना बंदा पानी पिएगा तो उससे क्या होगा फायदा, पानी पीने से क्या होगा, किडनी जो है, हमें पता है कि छलनी जैसा काम करती है, फिल्ट्रेशन का काम करती है। तो किडनीज को ज्यादा वाटर मिलेगा तो वो ज्यादा इफेक्टिवली वर्क करेंगी। और जब ब्लड हल्का डाइल्यूट हो जाएगा, यानी कि उसमें ज्यादा पानी मिला होगा, तो वो फ्लो आसानी से करेगा बॉडी के अंदर और ब्लड प्रेशर को नॉर्मलाइज रखेगा, ठीक है। किडनी के ऊपर ज्यादा जोर नहीं पड़ेगा। ज्यादा ब्लड अगर फ्लो करेगा, पानी ज्यादा होगा, डिहाइड्रेशन नहीं होगा, तो आपकी पंपिंग भी अच्छी होगी। जब आप जिम में एक्सरसाइज करोगे तो आपका बेसिकली पंपिंग क्या होती है कि आपका ब्लड का फ्लो बढ़ता है और आपके मसल्स में ब्लड भरता है, जिसकी वजह से आपका मसल फूलता है और आपको पंपिंग मिलती है, ऐसी होता है ना। तो जो पंपिंग जो मिल रही है वो भी कब होगी, अगर आप डिहाइड्रेटेड हो, आपको पानी की कमी है, 2 दिन से आपने पानी नहीं पिया है, या आपके शरीर में पानी की कमी होगी, तो आपका पंपिंग नहीं होगा, आपकी एनर्जी लेवल डाउन रहेगा। आपको, आपका शरीर गुस्से में होगा तब भी आप उतना ज्यादा एक्टिव नहीं रह पाएंगे, आप वर्कआउट करेंगे तो आपकी एनर्जी डाउन रहेगी। तो इसका मतलब वाटर लेवल ज्यादा होने से ब्लड का फ्लो भी इंप्रूव होता है, ब्लड का प्रेशर भी इंप्रूव होता है, ठीक है। तो आपको पानी अच्छी लेवल पे पीना है, सबको ध्यान रहेगा ये चीज। शरीर से अगर किसी का हाई बीपी है तो वो लो कैसे हो सकता है, पानी ज्यादा पिलाने से क्या होगा, पानी ज्यादा शरीर से निकलेगा, किडनीज अपना काम अच्छी तरह से करेंगी। पानी ज्यादा पिएगा बंदा तो वो पानी शरीर से निकलेगा, जितना पानी शरीर से निकलेगा बीपी नॉर्मल हो जाएगा, हाई से नॉर्मल स्टेज पे आ जाएगा, थोड़ा सा लो हो जाएगा। एनी डाउट्स? कोई इमरजेंसी तरीका है जिसमें जैसे बीपी एकदम हाई हो रहा हो, फिर उसको हाँ, एकदम से लो करना हो? देखो एकदम से तो नहीं करना चाहिए, बाकी ये है कि पानी अगर कमी है किसी की तो पानी पिला सकते हैं आप। अगर किसी को ज्यादा बीपी हाई हो रखा है तो आप उसको पानी पिला सकते हैं ताकि लो हो जाए उसका हल्का सा लेवल, क्योंकि ज्यादा पानी पीने से ब्लड डाइल्यूट हो जाएगा, ब्लड डाइल्यूट होगा तो शरीर से पानी निकलने के चांसेस बढ़ जाएंगे, जितना पानी शरीर निकालेगा उतना बीपी नॉर्मल हो जाएगा। तो ये तरीका है, इजी तरीका। इसके बट सर अलावा एक कुछ चीज, नहीं? क्योंकि मैं यहाँ पर मेडिकल आपको इलाज नहीं बता सकता, अलाउड नहीं है, क्योंकि हम सिर्फ जिम से रिलेटेड ही बात कर सकते हैं। हाँ जी। हाँ सर, किसी जैसे कोई बीबी पेशेंट है सर, उसका हाई लो चलता ही रहता है सर, तो हाँ, सर उसको कौन सी स्पेसिफिक एक्सरसाइजेज बतानी है, क्या डाइट देखो बताना है? अगर हाई बीपी किसी का रहता है, सिंपल सी बात है, हाई बीपी मैंने अभी बताया कि हाई बीपी है कि मतलब ब्लड का प्रेशर ज्यादा है उसके ब्लड में, तो ऑलरेडी उसका शरीर जो है वो सांस फूलने वाला है, यानी उसके हार्ट को ऑलरेडी ज्यादा काम करना पड़ रहा है, ठीक है। तो अगर आप उसको ज्यादा कार्डियो करवा देंगे तो क्या होगा, उसका ब्लड प्रेशर बढ़ जाएगा, और ज्यादा ब्लड प्रेशर बढ़ जाएगा तो वो चक्कर खा के गिर जाएगा, बेहोश हो जाएगा, या कुछ और प्रॉब्लम हो जाएगी, उसको हार्ट पे ज्यादा जोर पड़ेगा। तो आपको हाई बीपी वाले पेशेंट को बहुत ज्यादा हाई इंटेंसिटी की वर्कआउट नहीं करवानी है, लाइट एक्सरसाइज करवानी है, लाइट ही कार्डियो करवानी है, ज्यादा देर तक कार्डियो नहीं करवानी है, उसको रेस्ट ज्यादा देना है। वेट लिफ्टिंग आप करवा सकते हो बट बहुत ज्यादा हाई नहीं करवानी है, जब तक कि उसका बीपी नॉर्मल ना हो जाए। लो बीपी वाले में तो वैसी एनर्जी नहीं रहती, तो वो कर ही नहीं पाएगा ज्यादा वर्कआउट। और कोई सवाल पूछ लीजिए, 8 मिनट है अभी हमारी, दो थोड़ा सा टॉपिक सर और है। मैं जैसे कोई जिम में आ रहा है, उसका बीपी हाई हो गया या लो हो गया, तो ये तो हमें पता ही नहीं चलेगा कि उसका बीपी हाई हो रहा है या लो हो रहा है। और नहीं, देखो एक्सरसाइज से पता लगेगा, जैसे कि आप वर्कआउट करते हो, आपको एकदम से भारीपन लगता है शरीर में, चक्कर से लगते हैं, किसी को वॉमिटिंग जैसा नॉजिएटेड फील होता है कि भाई मेरे से अब नहीं हो रहा है, कोई आदमी एकदम से ज्यादा थक रहा है, बार बार फटीग जो है ना, थकावट, एग्जॉशन, ये ऐसा सिंबल है जो कि इमीडिएटली आपको पता लग जाता है कि भाई मेरे को बहुत ज्यादा थकावट हो रही है। ऐसे केसेस में जो ज्यादा थक रहा है आदमी, एक तो हमें ना, पहले से मैंने बताया था आपको कि जब भी कोई क्लाइंट आता है तो उसकी प्रायर मेडिकल हिस्ट्री पूछ लेनी चाहिए कि उसको बीपी तो नहीं है, उसको
शुगर तो नहीं है, उसको डायबिटीज तो नहीं है, सॉरी उसको थायराइड तो नहीं है। तो आपको अगर प्रॉब्लम्स पहले से पता होंगी तो आप उस पर नजर रख सकते हो कि ये बंदा बार बार थक रहा है, भाई आज इतना ही कर ले, आज ज्यादा मत करो। अगर आपको पता ही नहीं है उसकी मेडिकल कंडीशन तो देखने से कई बार आइडिया लग जाता है। प्लस खुद भी आदमी इतना समझदार होता है कि भाई मेरे से नहीं हो रही है तो वो बोल दे। अभी जैसे राजू श्रीवास्तव का केस दिन हम लोग डिस्कस कर रहे थे, अभी हुआ है। तो वो ट्रेडमिल पे आई थिंक ही वाज रनिंग, और उनको पता ही नहीं लगा कि उनका कब बीपी हाई हो गया और कब उनको अटैक आ गया और वो गिर पड़े उसपे से, ट्रेडमिल पे से शायद। तो ये चीज जो है वो क्लाइंट को खुद भी सोचनी चाहिए कि मेरा एक पर्टिकुलर लेवल के बाद मुझे ज्यादा अपने आप को थकाना नहीं है। बहुत ज्यादा ओवर ट्रेनिंग जो है वो गलत होती है। तो इसी तरह से ट्रेनर का भी फर्ज है कि वो क्लाइंट्स पे नजर रखे कि भी क्लाइंट थक रहा है, मना कर रहा है। कई बार क्या होता है, क्लाइंट कहता है आज इतना ही कर पाऊंगा, नहीं बहाने मत बना, कर जबरदस्ती। वो वाले जबरदस्ती काम जो है हर क्लाइंट पे एप्लीकेबल नहीं है। वो जो रोजाना बहाना बना रहा है बंदा, उसी पे अप्लाई करो। हर आदमी को मत सोचो कि ये झूठी बोल रहा है, कि आपका कोई सच्ची बोल रहा है। ठीक है, ओके। कोई भी डाउट है आप पूछते रहिएगा बीच में, मैं आगे बढ़ रहा हूँ थोड़ा सा। इसमें नेक्स्ट है हमारा कंडक्शन सिस्टम, जो मैंने अभी अभी जस्ट अभी बताया। ये कंडक्शन सिस्टम का मतलब है कि कॉन्ट्रैक्शन और रिलैक्सेशन के लिए जो कौन रिस्पॉन्सिबल है, ऑटोनॉमिक नर्वस सिस्टम। ऑटोनॉमिक नर्वस सिस्टम आपको बताइए हमारे ब्रेन से कंट्रोल होता है। ऑटोनॉमिक है यानी अपने आप होता है, आपका इसमें ज्यादा रोल नहीं है। ये हमारी हार्ट बीट को कंट्रोल करता है। हम हार्ट बीट को अपनी कंट्रोल नहीं कर सकते। बहुत रेयर लोग होते हैं जो अपने हार्ट की बीट को रोक सकते हैं दुनिया में, एंड आई एम वन ऑफ देम। तो ऐसे जानबूझकर आपकी ये इनवॉलेंट्री एक्शन है, वॉलेंट्री नहीं है। वॉलेंट्री का मतलब होता है जब आप जानबूझ के कोई चीज को रोक सको, जैसे आप अपने हाथ हिला सकते हो, हार्ट को नहीं आप रोक के चला सकते। तो ये ऑटोनॉमिक नर्वस सिस्टम कंट्रोल करता है। तो ये इसमें एक नोड्स होते हैं। नोड्स का मतलब होता है जैसे मान लो एक यहाँ से यहाँ तक गए तो ये नोड है, एक ये नोड है। तो इसमें जो साइनोएट्रियल नोड होता है और एक नेचुरल पेसमेकर होता है हार्ट का, एक एट्रियो वेंट्रिकुलर नोड होता है। साइनोएट्रियल का मतलब क्या हो गया कि एट्रियम के पास का नोड, और एट्रियो वेंट्रिकुलर का मतलब क्या हो गया, एट्रियम और वेंट्रिकुलर के बीच का नोड। ठीक है, तो ये जो नोड्स होते हैं यहाँ पर करंट, जो इम्पल्स ऑफ करंट जो है वो पास होती है, वो ऑटोनॉमिक नर्वस सिस्टम उसको रेगुलेट करता है। बट जब वो खराब हो जाता है नेचुरल पेसमेकर, तो फिर ये करंट के लिए आपको आर्टिफिशियली लगाना होता है। ये मैंने अभी थोड़ी देर पहले आपको बता ही दिया है। इसके बाद जो हमारा आता है नेक्स्ट, वो है ये 4 टर्म्स को याद रखना है आपको, ताकि आप किसी को भी एक्सप्लेन कर सको। ये कौन सी टर्म है, हार्ट बीट। हार्ट बीट का मतलब क्या होता है, दिल का एक बार धड़कना, यानी कि कॉन्ट्रैक्शन एंड रिलैक्सेशन ऑफ ऑरिकल्स या एट्रियम एंड वेंट्रिकल्स वंस। यानी एक बार अगर कॉन्ट्रैक्ट हुआ और रिलैक्सेशन हुआ हार्ट का, तो उसको एक हार्ट बीट बोलेंगे, यानी एक बार दिल का धड़कना। हार्ट रेट अगर कोई पूछता है कि क्या रेट है, तो रेट का मतलब है कितनी बार एक मिनट में हार्ट धड़का। 1 मिनट तो ये जो पल्स रेट जिसको आप बोल सकते हो, तो 72 जो है वो 70 से 80 नॉर्मली। बार। हाँ जी, ये 70 से 80 बार लिखा हुआ था हाँ नॉर्मल, 70 बुक से पढ़ी 80 थी। बार समझ सकते हो। वैसे 72 एक्यूरेट होता है, बट आजकल फिक्स नहीं है, सबका ये ऊपर नीचे रहता है। स्ट्रोक वॉल्यूम जो है वो क्या होती है, वॉल्यूम का मतलब है यानी अमाउंट ऑफ ब्लड, यानी कितना ब्लड एक बार हार्ट जब धड़का तो कितना ब्लड का वॉल्यूम पंप किया हार्ट ने। यानी कि जब मान लो कॉन्ट्रैक्शन और रिलैक्सेशन हुआ एक बार हार्ट का, तो उसने पूरी बॉडी में कितना ब्लड फेंका, तो वो उसका ब्लड का वॉल्यूम है। जो हमने डिस्कस किया था स्टार्टिंग में, 5 से 35 लीटर 5 से होता 35 है ना। लीटर। तो मान लो उसने हाँ जी 8 सर। लीटर फेंका, तो ब्लड वॉल्यूम या स्ट्रोक वॉल्यूम क्या हो गया, एक बार में 8 लीटर हो गया। अगर 8 लीटर फेंका तो वो स्ट्रोक वॉल्यूम अगर कोई पूछ रहा है उसकी क्या है, वो है 8 लीटर। 10 लीटर फेंक रहा है तो स्ट्रोक वॉल्यूम क्या है, 10 लीटर। ठीक है, एक बीट पे। और कार्डियक आउटपुट क्या है, अगर एक मिनट में कितनी बार फेंका, यानी अगर 70 उसकी हार्ट बीट है, हार्ट बीट से एक मिनट में, तो 70 को आप लीटर से मल्टीप्लाई कर दोगे। 70 इंटू मान लो 8 लीटर फेंक रहा है, तो 560 आपका कार्डियक आउटपुट हो गया, यानी 560 लीटर्स ऑफ ब्लड वो एक मिनट में हार्ट जो है पंप कर रहा है। तो ये अगर इम्प्रूव होता है तो उसको आप नोट कर सकते हैं। अदरवाइज ये एग्जाम पर्पज से भी इंपॉर्टेंट है, आपका पूछा जा सकता है स्ट्रोक वॉल्यूम का मतलब क्या है, फिर 4 डेफिनेशन दी जाएंगी, उनमें से आपको एक सही बतानी है। तो आमतौर पर लोग कंफ्यूज हो जाते हैं, तो आप उसको ध्यान रखना है आपको, ये चारों डेफिनेशंस को याद रखना है एग्जाम पर्पज से भी। गवर्नमेंट एग्जाम में भी ये क्वेश्चन हर बार आता है और आपके हमारे प्राइवेट एग्जाम में भी आता है। क्लियर है आई थिंक ये सब। तो ये हमारा हार्ट का चैप्टर यहाँ पे खत्म होता है।